नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों, ऑपरेशन कृषि श्रृंखला का ये दूसरा भाग है और ये हम श्रृंखला यूपी एजीटीए की वैकेंसी को टारगेट करते हुए कर रहे हैं, जिसमें हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम लोग 25 क्वेश्चन आगे के देखने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट वन का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कृपया जाके उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों दोनों का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और ये तैयारी में आपकी चार चार चांद लगा देंगे। ठीक है, और ये रेगुलर लगभग वीडियो आती रहेगी, इसलिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, वह वन रोपण आंदोलन जिसमें राष्ट्र जनता का सहयोग और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ठीक है, तो जो वन रोपण है आंदोलन है जिसमें राष्ट्र की जनता का सहयोग और भागीदारी आवश्यक है, उसे क्या बोलेंगे? तो अगर समाज आपका भागीदार है तो उसे क्या बोलते हैं? सामाजिक वानिकी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक पादप शारीरिक क्रिया विज्ञान का संस्थापक कहा जाता है? तो आधुनिक पादप शारीरिक शरीर क्रिया का विज्ञान का जो संस्थापक कहा गया है तो वो कहा गया है स्टीफन हेल्स को। ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, स्टीफन हेल्स जो है वो पादप का शारीरिक शरीर क्रिया विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों से प्राणी भिन्न होते हैं क्योंकि पौधे में होता है। तो पौधों से प्राणी को भिन्न करता है क्योंकि पौधे में क्या ऐसा पाया जाता है? तो वो होता है ऑप्शन डी, स्थानीय वृद्धि। स्थानीय वृद्धि। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, प्रथम महान अनुवांशिकी विज्ञ कौन थे? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा मेंडल साहब। ठीक है, आनुवांशिकी के जनक इन्हें ही बोला जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म पौधे का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, जीवाश्म पौधे का अध्ययन जो है जीवाश्म पौधे का अध्ययन जो है पूरा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सा जर्मन भौतिकविद है था जिसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था? ठीक है, और उसके लिए सन 1986 में उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दूसरा, 1986 में उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो कौन महाशय थे? तो ऑप्शन ए, अंसर्ट रश्का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अंसर्ट रश्का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंस के प्रकार होते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने प्रकार के लेंस होते हैं? ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शिकी या माइक्रोस्कोपी के अतिरिक्त प्रयुक्त अन्य तकनीक का नाम क्या है? तो इसमें ऐसा कोई नाम नहीं है जो इसका है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कोशिकाएं टूट जाएं और सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा पत्ते बन जाएं तो एक खंड में बनी नई संरचना होगी। तो एक खंड में बनी नई संरचना क्या कहलाएगी? ये पूछा गया है। तो ये माइक्रोसोम कहलाएगी। ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, निम्न में से किस यंत्र को जीवित कोश में गुणसूत्र देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? जीवित कोश में जो गुणसूत्र देखने के लिए प्रयोग किया जाता है
वो किस में किया जाता है ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है एंगस्ट्रॉम, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में माप की इकाई है वो किसके बराबर है। तो एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम ये किसके आकार के बराबर में है, किस इकाई के आकार के बराबर में है। तो ये 0.001 म्यू एम के बराबर है। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में सजीव कोशिकाएं नहीं देखी जा सकती, क्योंकि क्यों नहीं देखी जा सकती इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में। ऑप्शन ए, इनमें से जल वाष्प निकल जाती है और सूक्ष्मदर्शी का निर्वातक अवस्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक कोशिका में पदार्थों के मात्रात्मक अनुमापन हेतु निम्न में से कौन सी तरकीब है। तो कौन सी तरकीब है, ये ऑप्शन बी सही होगा, माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्लोरेसेंस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। तो फ्लोरेसेंस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसमें ऑप्शन ए, कोशिका की संरचना का पता लगाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। तो नील और रश्का ने की थी। ऑप्शन ए सही है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा उपस्थित ज्ञात होती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसकी उपस्थिति ज्ञात होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक की खोज किसने की थी। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक की खोज जो की थी स्वेट ने की थी। ठीक है, इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अक्सर अगला क्वेश्चन बोला गया है एक सजीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो एक सजीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है फेज और कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है हरित लवक की आंतरिक संरचना की भली भांति अध्ययन किया जाता है। तो इसका प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके किया जाता है हरित लवक की आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो इसका जो ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक सजीव कोशिका का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो एक सजीव कोशिका का अध्ययन किससे नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सेलुलोज की कोशिका भित्ति का अभिरंजन किया जाता है। तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति का अभिरंजन जो है जिंक क्लोर आयोडाइड से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है, कितनी होती है। तो 0.00000 मीन्स 0.6 टाइम 0.5 mm। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग कब किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, कोशिका कोशिका की संरचना को देखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है ट्रेसर तत्व है। तो ट्रेसर तत्व है ऑप्शन बी, रेडियोधर्मी आइसोटॉप। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला और अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन में वो देखते हैं कोशिका की सीमा या बाउंड्री को तोड़ने के लिए ऊतकों के एक सार या होमोजेनाइट किया जाता है। तो किसके साथ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 0.001
2.5 सेक्रोज के घोल के साथ। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब 51 से हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे और ये नेक्स्ट डे मिलेगा। ठीक है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम ये सीरीज तब तक चलाते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहेगी। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।